पौंड्रकाश चौद द्रविण पौंड्रकाश चौद द्रविण कंबोजा यवना शका पारदा प्रणवास चीना किराता दर्दा खसा पौंड्रकाश चौद द्रविणा कंबोजा यवना शका पारदा पहनवास चीना किराता दर्दा खसा। मनुस्मृति में जातियों का वर्णन है। पौंड्रकाश चाहिए वर्णन। शनकैस्तु क्रियालोपाद इमा क्षत्रिय जातयः वृषलत्वं गता लोके ब्राह्मण अदर्शनेन च। शनकैस्तु क्रियालोपाद इमा क्षत्रिय जातयः वृषलत्वं गता लोके ब्राह्मण अदर्शनेन च। ब्रह्मांड छत्रदंड शतधिति भुवनाम्भोरुह छोड़ी नवकूपदंड क्षरदमर शरत पट्टिका केतुदंड ज्योतिश्चक्राक्षदंडस्त्र भुवन विजय स्तंभ दंडो हृदंड श्रेयस्ते विक्रमस्ते विविध देशिणाम कालदंड। जब समस्त मनुष्य बंदर से उत्पन्न हुए तब जहाँ जहाँ बंदरों का निवास है वहीं मनुष्यों की उत्पत्ति हुई, और जब मनुष्यों की उत्पत्ति वनमानुषों से हुई तब वनमानुष जहाँ जहाँ मिलते हैं वहाँ वहाँ मनुष्यों की उत्पत्ति हुई। वनमानुष अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और मेडागास्कर, जावा आदि में होते हैं। वनमानुष अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और मेडागास्कर, जावा आदि में होते हैं। वहाँ निग्रो दल सभ्यता में अब तक मनुष्य से बहुत पीछे है। उनमें कई जातियाँ और दल ऐसे हैं जो वनमानुषों से कुछ थोड़े उन्नत हैं। वैसे विकासवाद के खंडन से सब मत खंडित हो गया। इनके अतिरिक्त एक ही स्थान में सृष्टि होने पर भी देश काल संपर्क से उनमें भेद प्रतीत होने लगता है। बीज के बिना कोई भी पौधा तैयार नहीं हो सकता। समुद्र के टापुओं में भी जब तक बीज नहीं पहुंचता, मिट्टी में लस नहीं आता, तब तक किसी तरह के पौधे उत्पन्न नहीं होते। कोई भी माली बीजों से पौधों को ऐसे ही जगह तैयार करता है जहाँ उसकी सुरक्षा के योग्य स्थान हो। आंधी, तूफान, जलप्लावन, अग्नि, भूकंप आदि का उपद्रव जहाँ न रहा हो वही ईश्वर ने मनुष्यादि सभी प्राणियों को उत्पन्न किया होगा। कई लोग कहते हैं कि अमेरिका में बंदर नहीं थे अतः वहाँ मनुष्यों की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। पहले यूरोप का भी जलवायु मनुष्यों की उत्पत्ति के अनुकूल नहीं था। विद्वान अन्वेषकों का कहना है कि स्तनधारी प्राणी एशिया से यूरोप में आए। वार्ड साहब तथा उनकी पुस्तक से प्रभावित होकर लोकमान्य तिलक ने उत्तरी ध्रुव में ही प्राणियों की सृष्टि मानी है। किंतु विद्वानों का मत है कि उत्तरी ध्रुव प्रति 10,500 वर्ष में भीषण हिमपात होता रहा, अतः वहाँ सृष्टि का होना सर्वथा असंभव है, क्योंकि उत्तरी ध्रुव में प्रति 10,500 वर्ष में भीषण हिमपात होता है। इंग्लैंड के डॉक्टर एलेंसन का कहना है कि मनुष्य की खाल पर ध्रुव प्रदेश निवासी पशुओं के समान लंबे लंबे बाल नहीं है, इसलिए मनुष्य वहाँ का प्राणी नहीं है। मनुष्यों के शरीर पर पसीना निकलने के लिए छोटे छोटे रोमकूप होते हैं, रोम छिद्र होते हैं, अतः वह अति शीत प्रदेश का प्राणी नहीं है।
भूगोल विशेषज्ञ का यह भी कहना है कि उत्तरी ध्रुव में वनस्पतियाँ नहीं होती, वहाँ मनुष्यों का भी जी सकना ही मुश्किल है। अनेक विद्वान एशिया में भी मनुष्य की उत्पत्ति मानते हैं। उनका कहना है कि पश्चिमोत्तर एशिया में ही मनुष्य की उत्पत्ति हुई, वहीं से भिन्न भिन्न श्रेणी के रूप में लोग भिन्न भिन्न देश में गए। मैक्समूलर ने मध्य एशिया में और स्वामी दयानंद ने तिब्बत में मनुष्य की उत्पत्ति मानी है। उमेश चंद्र दास के मतानुसार मंगोलिया में मनुष्य की उत्पत्ति हुई। अन्य अन्य विद्वान भिन्न भिन्न स्थान मानते हैं। संस्कृत, ग्रीक, लैटिन, जैन आदि भाषाओं की तुलना करने पर भी अधिकांश विद्वान इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि इन भाषाओं की भाषी लोग कभी एक भाषा भाषी रहे होंगे। जैसे जैसे एक दूसरे से दूर होते गए वैसे वैसे उनकी भाषा में कुछ भेद होता पड़ता गया। यद्यपि वे लोग इन भाषाओं की परस्पर भगनी ही मानते हैं, उनकी जननी कोई अन्य भाषा ही रही होगी, ऐसी कल्पना करते हैं। तथापि संस्कृत भाषा ही सब भाषाओं की जननी है, यह अधिक प्रामाणिक प्रमाण सिद्ध है। आज भी संसार में सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद माना जाता है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा की खुदाई में मिलने वाले वस्तुओं से भी वैदिक सभ्यता की अति प्राचीनता सिद्ध होती है। वाचा विरूपनित्य वेद लक्षणा वाणी द्वारा आप सृष्टि करते हैं। इस वेद वाक्य से वेद अनादि सिद्ध होते हैं। मनु भी अनादि निधिना नित्या वागुत्सृष्टा स्वयंभू ने अनादि निधन उत्पत्ति नाश विवर्जित वेद लक्षण वाणी का उत्सर्ग किया, संप्रदाय प्रवर्तन किया। उत्सर्ग माने संप्रदाय प्रवर्तन किया। इस वचन से वेद को अनादि बतलाते हैं। अतः सर्वप्राचीन भाषा संस्कृत भाषा ही सिद्ध है। उससे ही अन्य भाषाओं का उद्गम हुआ है। उन अनादि अपौरुषेय वेदों, मनुस्मृति, चरक आदि ग्रंथों से मालूम पड़ता है कि सप्तद्वीपा मेदिनी में जम्बूद्वीप श्रेष्ठ है। सप्तद्वीपा मेदिनी में जम्बूद्वीप श्रेष्ठ है और जम्बूद्वीप में भी भारतवर्ष ही सर्वोत्कृष्ट है। चतुर्दश भुवन में पृथ्वी और पृथ्वी में भारतवर्ष विराट पुरुष का हृदय स्वरूप है। इसी में आर्यावर्त और ब्रह्मावर्त एवं हिमालय है। इसी में सांगोपांग सभी ऋतुओं का विकास होता है। इसी में सभी रंग के मनुष्य भी मिलते हैं। अतः यही मनुष्यों की उत्पत्ति हुई। तेषां कुरुक्षेत्रम यजनमास तस्माद् आहु कुरुक्षेत्रम वै देवानां देवयजनम यदनु कुरुक्षेत्रम देवानां देवयजनम सर्वेषां भूतानां ब्रह्म सदनम। रामोत्तर तापी शतपथ ब्राह्मण आदि में डॉक्टर एल्स का मेडिकल पुस्तक में कहना है कि हिमालय में वनस्पति घास खूब होते हैं। अतः गाय, भैंस, बकरी, हाथी, कुत्ता आदि जानवर और मनुष्य भी वहाँ होना संभव संगत है। हिमालय में प्राणियों के बहुत पुराने शेषांश मिलते हैं। भाषा शास्त्री टेलर स्वर्गतुल्य
कश्मीर को मनुष्य जाति का जन्मभूमि कहते हैं। पुरातत्व के विद्वान अविनाश चंद्र दास की ऋग्वैदिक इंडिया में कहा गया है कि आर्यों का आदि देश कश्मीर ही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री संपूर्णानंद अपनी पुस्तक में लिखते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री संपूर्णानंद लिखते हैं कि आर्यों का आदि देश भारत पुस्तक में भारत को ही आर्यों का जन्मभूमि माना है। पश्चात लोग गोरे लंबे बड़े सिर वाले भारत, ईरान, यूरोप वासियों को आर्य कहते हैं, परंतु भारतीय कहते हैं कि जो रूप, रंग, आकृति, प्रकृति, धर्म, कर्म, ज्ञान, विज्ञान, आचार, विचार तथा शील में सर्वश्रेष्ठ है वही आर्य है। जो ज्ञान विज्ञान में भी श्रेष्ठ हो। गोरा होने से आर्यत्व नहीं है। राम तो गोरे नहीं थे, कृष्ण तो गोरे नहीं थे, लेकिन वो सब आर्य हैं। कर्तव्यम आचरण कामम अकर्तव्यम अनाचरण तिष्ठति प्रकृताचार्य यह सह आर्य इति स्मृतः वशिष्ठ स्मृति। न वैरम उद्दीपयति प्रशांतम न दर्पम आरोहति नास्तमेति न दुर्गतो अस्मीति करोत्य अकार्यम तम आर्यशीलम परमम आहुर आर्याः। न स्वे सुखे वैकुरुते प्रहर्षम नान्यस्य दुखे भवति प्रहिष्टः दत्वा न पश्चात कुरुते अनुतापम सह कथ्यते सत्पुरुषम आर्यशीलः। वस्तुतः इस तरह भारतीय शास्त्रों में अभिगम्य और श्रेष्ठ अर्थ में ही आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है। कुलीनार्य सभ्य सज्जन साधव, महाकुल कुलीनार्य सभ्य सज्जन साधव। अमरकोश वैश्य एवं स्वामी में आर्य शब्द का प्रयोग न होकर के आर्य शब्द का ही प्रयोग होता है। स्याद आर्य स्वामी वैश्यो। जाति की दृष्टि से अपने यहाँ चातुर्वर्ण में हिंदू शब्द वैसे ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र आदि शब्द ही प्रयुक्त होते हैं। मेनम आर्या भाषन्ते इत्यादि वचनों में तैवर्णिकों को आर्य कहा गया है। फिर भी बहुत से विद्वान विशिष्ट जाति में आर्य शब्द का प्रयोग करते हैं। हिमालय विधानो अयम ख्यातो लोकेषु पावनः अर्धयोजन विस्तारः पंचयोजन मायतः। परिमंडलयोर मध्ये मेरु उत्तम पर्वतः ततः सर्वस समुत्पन्ना वृत्तयो द्विज सत्तमः एरावती वितस्ता च विशाला देविका कुहु प्रसूति यत्र विप्राणाम श्रूयते भरतर्षभा। महाभारत वन पर्व में इन वचनों से भी हिमालय पर ब्राह्मणादि आर्यों की उत्पत्ति सिद्ध होती है। शतपथ के अनुसार तदपि एतद् उत्तर से गिरे मनोर अपसर्पणम। इन वचनों से हिमालय पर ही मनु का जल प्लावन सिद्ध किया जाता है। अस्मिन हिमवतः शृंगे नावम बधनीत माचिरम। महाभारत वन पर्व। हिमालय के श्रृंग में जल प्लावन
इस हिमालय के श्रृंग में जलप्रावन के समय नाव का बांधना सिद्ध होता है। कहा जाता है कि हिमालय के मानस स्थान पर मानसी सृष्टि हुई, इसलिए उसका नाम मानसरोवर पड़ा। कुछ भी हो, हर दृष्टि से एशिया एवं तदंतर्गत भारत में ही मनुष्य की सृष्टि सिद्ध होती है। वैवस्वत मनु को हुए अब तक, यानी संवत 2013 तक, माने जैसा स्वामी कृपात्र जी लिखते हैं, संवत 2013 तक 12,15,33,030 वर्ष होते हैं। परंतु सृष्टि उनसे भी पहले की है। अतः सृष्टि को हुए 1,95,58,85,057 वर्ष माने जाते हैं। ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु बीतते हैं, जिसमें कि 4,33,00,00,000 वर्ष होते हैं। ब्रह्मा के एक दिन में चतुर्युग सहस्राणी ब्रह्मणो दिनम उच्यते। 4,32,000 का कलयुग है, 8 लाख का द्वापर है, 12,96,000 का त्रेता है और 18 समथिंग। तो इस तरह की गणना में चतुर्युग सहस्राणी ब्रह्मणो दिनम उच्यते। ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु बीतते हैं, जिसमें 4,32,00,00,000 वर्ष होते हैं। 15,55,20,00,00,000 मानव वर्षों का उनका एक दिन होता है। ब्रह्मा का एक दिन मानव वर्ष के बराबर कितने बराबर का? 15,55,20,00,00,000 मानव वर्ष का उनका एक वर्ष होता है। अब तक ब्रह्मा के 50 वर्ष बीत चुके हैं, जिसमें 7 नील 77,60,00,000 वर्ष बीत गए। इस तरह के 100 वर्षों का ब्रह्मा की आयु होती है। विष्णु और शिव का कालमान इससे भी बड़ा है। विकासवादी प्रायः प्राचीन वस्तुओं की खोज से अनुमान करते हैं कि मनुष्य पहले बहुत जंगली हालत में था, क्योंकि भूमि की सबसे नीचे की तह में मनुष्य के बनाए जो पदार्थ मिले हैं वह पाषाण, सीग आदि के ही होते हैं। इससे मालूम होता है कि तत्कालीन मनुष्यों को धातुओं का ज्ञान नहीं था। ऊपरी तहों में धातु निर्मित शस्त्र मिलते हैं। इससे मालूम होता है कि उस समय के लोग पिछले लोगों से कुछ उन्नत रहे होंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। क्योंकि अब तक जहाँ जहाँ खुदाई हुई वहाँ वहाँ एक ही गहराई पर दोनों ही प्रकार के तथाकथित उन्नत एवं अवनत शस्त्र मिलते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि एक ही समय में दोनों ही प्रकार की अवस्थाएं थी। आज भी भिन्न भिन्न ढंग की अवस्थाएं होती हैं। लोकमान्य तिलक ने आर्यों का उत्तरी उत्तरी ध्रुव निवास में लिखा कि यूरोप में अनेक जगह प्राचीन छावनियों, किलों की दीवारों, श्मशानों, देवालयों, जलाशयों खोदने से पत्थर तथा धातुओं के हजारों शस्त्र मिलते हैं। इनमें से कितने ही स्वच्छ और कितने ही घुटे हुए और कितने ही अस्वच्छ एवं भद्दे हैं। पुरातत्ववेत्ताओं ने इनके 3 विभाग किए हैं। पहले पाषाण शस्त्र, जिनमें सीग, काष्ठ और हड्डियों के शस्त्रों का समावेश है। दूसरे में कांसे के शस्त्र और तीसरे में लोहे के शस्त्र माने गए। परंतु इससे यह समझना भूल है कि एक की समाप्ति पर दूसरे का आरंभ होता है। इसी तरह जो तांबे और रागे से कांसा बनता है, तब अतः एक ताम्रयुग भी मानना पड़ेगा। तांबे और रागे से
कांसा बनता है तांबे और रागे से, किंतु ताम्र युग का पता ही नहीं है। बस स्थिति तो यही है कि जिस समय यूरोप के लोग पाषाण युग की भूमिका में थे, उसी समय ईस्वी सन से 6000 वर्ष पूर्व मिस्र निवासी उच्चतम सभ्यता को प्राप्त कर लिए थे। इस समय यूरोप पाषाण युग में था, उस समय मिस्र में उच्चतम सभ्यता प्राप्त कर लिया, उस समय प्राप्त कर लिए थे। इसी तरह यूनानी लोग लौह युग में थे, उस समय इटालियन कांस्य युग में थे। यूरोप के पश्चिमी भाग के लोग तो उस समय पाषाण युग में ही थे। इससे पाषाण आदि युगों की कल्पना ही निराधार है। जैसे आज बैलगाड़ी और वायुयान दोनों दिखते ही हैं, वैसे ही उन्नत और अवनत सभी प्रकार के साधन सदा ही मिलते रहे हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम। किसी ने एक ही जगह एक आधुनिक घड़ी और जंगली मनुष्य की चकमक पथरी पाई। घड़ी जंगल के अफसर की थी और चकमक जंगली का था। यदि यही चीज़ें दब जाती हैं और कालांतर में मिलती हैं, तो इससे यही अनुमान करना पड़ता है कि सभ्यता और जंगलीपन दोनों साथ साथ थे। फिर ज्ञान का धीरे धीरे विकास हुआ। यह कथन कैसे सत्य माना जाए? पत्थरों से लोहा तांबा निकलना भी तो सामान्य बात नहीं है। जिसको धातु विश्लेषण की शिक्षा मिलती है, वही यह कार्य कर सकता है। अतः जिसे लौह युग जंगली युग नहीं कहा जा सकता, ऐसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडहरों में जहाँ सभ्यता के चिन्ह मिलते हैं, वही पत्थर के शस्त्र और जंगलीपन के चिन्ह भी मिलते हैं। इस तरह भूगर्भ की जांच से यह नहीं सिद्ध होता कि ज्ञान की उन्नति क्रम से हुई है। पीछे कहा जा चुका है कि एक ही जगह के धरातल में जिस काल के पाषाण शस्त्र मिलते हैं, उसी काल के दूसरे देश के धरातल में पूर्ण सभ्यता के पदार्थ मिलते हैं। आज भी जो पढ़ता लिखता है, सभ्य होता है, उसके पड़ोस में बिना पढ़े लिखे जंगली जैसे लोग ही रहते हैं। बड़े बड़े विद्वानों के पुत्र पौत्र मूर्ख निकलते हैं। अतः ज्ञान के क्रमिक विकास का पक्ष संगति नहीं है, गलत है। जॉन्स बोसन ने 1923 के न्यू एज में लिखा कि यदि मनुष्य जाति का इतिहास उत्तरोत्तर विकास की ओर है, तो क्यों चीनी लोग ईस्वी संवत के पूर्व बारूद और कपास काम में लेते थे, परंतु पीछे चलकर वे उसे भूल गए। इसी तरह मिस्र में पिरामिड बनाने के समय वहाँ के लोग रेखा गणित की चरम सीमा पर पहुँच गए थे, पर पीछे उन्हें वो विद्या भूल गई। दिल्ली के लोहों की लाट भारत में ही बनी है, पर क्या आज इसे यूरोप भी बना सकता है? इसलिए कहना पड़ता है कि संसार में ह्रास और विकास दोनों चलते रहते। दीपक के पास पतंगा आता है, आँच लगती है, भागता है, फिर आता है, बाद में कूद कर दीपक पर जल जाता है। यदि ज्ञान का विकास होता तो अनुभव से पतंगों को सबक सीखना था और दीपक के पास आना बंद करना था। परंतु ऐसा नहीं देखा जाता। अतः कहना पड़ेगा कि जहाँ ज्ञान शिक्षा की परंपरा कायम रहती है, वहाँ ज्ञान रहता है, और जहाँ परंपरा टूट जाती है, वहाँ नष्ट हो जाता है। इसलिए बिना सीखे ज्ञान नहीं होता। सृष्टि के आदि में परमेश्वर से ज्ञान प्राप्त होता है। अब भी पूर्वजों